हेलो बच्चों। तो ये जीत बैच सीरीज है। इसमें आज हम लोग देखेंगे रिलेशन के बारे में। तो ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं और बहुत आसान भी है। तो इसे आप अच्छे से कर लो। और इसे अगर डिटेल में पढ़ना है, रिलेशन टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ना आपको है, तो 2 घंटे का वीडियो होगा इसी चैनल पर। उसका नाम है ऑस्कर बैच, ऑस्कर सीरीज। तो उस पर रिलेशन का 2 घंटे का ही शायद, हाँ 2 घंटे का है। और उसको अगर जैसे मान लो आपको बेसिक भी आइडिया नहीं है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। 2 घंटे में पूरा रिलेशन जीरो से एकदम हीरो तक, है ना, अच्छे से हो जाएगा। और इन केस अगर आप रिलेशन आता है आपको, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जो काम काम की चीज़ें हैं बस वही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो देखो, रिलेशन में जो चीज़ें आपको समझना है, पढ़ना है, वो क्या क्या हैं जो सवाल बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला हमें रिलेशन देखना क्या है। तो सेट ए टू सेट बी के बीच में रिलेशन है। और दूसरा क्या, सेट ए टू इटसेल्फ या ऑन ए सेट ए इटसेल्फ, किसी एक ही सेट में रिलेशन। तो सेट ए टू सेट बी अगर रिलेशन कोई है तो उसको क्या, कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो रिलेशन होता है एक्चुअली होता क्या है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। क्लियर है। तो मान लेते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एम एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एन एलिमेंट है। तो ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, एन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ, दैट इज एम एन। क्लियर है, एम एन एलिमेंट हो जाएंगे। अब आपको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। तो 2 की पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, एम एन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर एम एन हो जाएगा। अब ये जो 2 की पावर एम एन है, ये आया कैसे, देखो यहाँ पे एम एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब हमें बनाना है रिलेशन, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एटलीस्ट टू ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट 3 होने चाहिए, या एग्जैक्टली 4 होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 होने चाहिए। तो इस तरीके का है। तो आप क्या करोगे, देखो ये टोटल रिलेशन मिले। अब हमें क्या बनाना, कितने डिफरेंट टाइप के रिलेशन बनेंगे, मतलब वही जितने डिफरेंट टाइप के सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो क्या करना है, पहला सबसेट बनाना है फाई वाला, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं सेलेक्ट करना है ना। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, एम एन सी जीरो, एम एन सी जीरो। फिर या फिर हमने एक एक एलिमेंट वाला सिलेक्शन किया, एम एन सी वन। या फिर क्या किया, एम एन सी टू। ऐसे करते जा रहे हैं। या हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर दिए, एम एन सी एम एन। अब इसका जो समेशन होगा वो 2 की पावर एम एन आता है, ठीक। ये क्या है, ये वाला रिलेशन देखो, एम एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो एक क्या होगा, ये 5 होगा। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक ही होगा। और ये कौन सा रिलेशन है, वाइड रिलेशन, इसमें कुछ नहीं, वाइड रिलेशन है ना, ये 5 वाला रिलेशन है। और दूसरा ये वाला जो रिलेशन, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी क्या बनेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और इसकी संख्या कितनी होगी, इसका एम एन सी एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा और एक वाइड रिलेशन बनेगा। वाइड रिलेशन को आर कैसे डिनोट करते हैं, आर इक्वल टू 5 से, है ना। और यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, यू से, है ना, यू से डिनोट करते हैं। तो यू से किसको डिनोट करते हैं, सेट को। और यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन को यू कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस ए, है ना। ये पूरा का पूरा आ गया आपका, है ना। चाहे यू को आप आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सेट्स में हम लोग यू लिखते हैं, यहाँ पे मान लो इस रिलेशन को, रिलेशन को आर लिखेंगे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस ए। पूरा का पूरा जो ए क्रॉस बी ही आ गया पूरा, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये सेट ए टू सेट बी में हो गया कहानी, है ना। उसके बाद दूसरा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट या ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस है, ए को उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा, देखो लेट सेट ए क्या है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए लिखा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब ये ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ गए, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, सेम चीज है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 9 आ गया। क्लियर है, इसमें भी वही कहानी है। तो अगर हमें देखना है कि वाइड रिलेशन कितना बनेगा, देखो इसमें भी क्या इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन क्या बनेगा, एक बनेगा।
कौन सा एम्प्टी रिलेशन या वायर्ड रिलेशन, इसको क्या डिनोट करेंगे, और हम लोग फाई से डिनोट कर दें, है ना। और इसमें क्या होगा, नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एनी ऑर्डर्ड पेयर, नो एनी ऑर्डर्ड पेयर इन आर। क्लियर है। तो रिलेशन आर के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, पूरा का पूरा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस ए। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा वाला सब पूरा उठा लेंगे सेट, तो ए क्रॉस ए ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्लियर है। तो ए क्रॉस ए के सारे वाले सब आ जाएंगे, तो वो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। सिंगलटन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हैविंग सिंगल ऑर्डर्ड पेयर, है ना, एक ही ऑर्डर्ड पेयर हो। रिलेशन हैविंग सिंगल ऑर्डर्ड पेयर, सिंगल, और एक ही जैसे सेट्स में होता वही है, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक। उसके बाद अगला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन समझने से पहले एक छोटी सी बात ये देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनी टोटल, 2 की पावर 9। सिमिलरली फॉर एन एलिमेंट, है ना, सिमिलरली फॉर एन एलिमेंट, अगर सेट ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, एन है, तो ये बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल रिलेशन, है ना, टोटल रिलेशन कितने बन जाएंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। 2 की पावर एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग से याद रखो, है ना। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखो एकदम सिंपल सा रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब जो भी सेट आपको गिवन है, जो भी सेट आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे सेट ए दिया है 1 2 3, तो जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। क्लियर है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को जैसे मैंने ऐसे लिखा, आइए से लिखते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे यहाँ पे ये ए सेट में आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 लिखना पड़ेगा, और 2 2 लिखना पड़ेगा, और 3 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मस्ट है, और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी एलिमेंट एक्स में, चाहे आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो भी एलिमेंट, है ना, जो भी एलिमेंट सेट ए में हैं, है ना, उनके करेस्पॉन्डिंग, है ना, उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का, मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट है, एक्स कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आई ए में होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये बात है। तो आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है तो किसी भी सेट ए में देखो, जैसे 1 2 3 लिखा तो यहाँ लिख दिया 1 1 2 2 3 3, ये तीनों का होना जरूरी है। अगर मैंने 3 3 हटा दिया, 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो जितने भी एक्स हैं सेट ए के अंदर, उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स का होना जरूरी, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कहलाता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता है, तो जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझना है हम लोगों को ना। एग्जांपल ले लिया, ए क्या 1 2 3 है, तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेट ए में जो भी एलिमेंट है उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है, और इसके अलावा कोई है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेंटेन रहेगा। तो जिसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने एक रिलेशन आर लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सेट ए में लिखना है रिलेशन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 1 ये लिख दिया, और 2 2 और ये 3 3। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, ठीक। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, जो भी सेट ए में एलिमेंट है उनके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का होना चाहिए, ये मस्ट है।
ये वाला जो एलिमेंट है ये मस्ट है, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये मस्ट है। और इसके अलावा जो जैसे देखो यहाँ पे 1 1 है और 2 2 है और 3 3, हमने क्या किया सेट ए में लिखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ए क्रॉस ए किया, उसमें से जो सेम वाले सेम इनपुट सेम आउटपुट वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सबको यहाँ छाप दिया। अब इसके बाद बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर की अपनी मर्जी यहाँ आए चाहे ना आए, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। क्लियर है? तो एक तरीके से देखो तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन आर के अंदर आइडेंटिटी वाले, है ना, पूरा आइडेंटिटी वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल वो पूरा उसके अंदर होना चाहिए। और आइडेंटिटी में क्या था कि वहां पे बस वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेंटेन रहेगा। अब जैसे कोई रिलेशन लिखा हुआ है, हमें ढूंढना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हमारा फोकस कहाँ होगा, सबसे पहले सेट ए को देखेंगे, सेट ए में क्या क्या है, देखा 1 2 3 है, फिर हम आर के अंदर घुस जाएंगे, उसमें देखेंगे 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है। जैसे ही 1 1 2 2 3 3 मिल गया, बाकी क्या है हमें नहीं मतलब, रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन 1 1 2 2 3 3 में अगर कोई एक मिस कर गया तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तीनों का होना जरूरी, उसके अलावा कोई है नहीं है कोई टेंशन नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना बड़ा आसान काम है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज में बता दिया, बड़ा मतलब सही है, समझ जाओगे। अब इसमें देखो अगर कहा जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, देखो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 का तो होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3, देखो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना, तो ये 1 1 2 2 3 3 को रखना जरूरी है। उसके बाद क्या है, बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर की अपनी चॉइस है, वो आए ना आए, है ना। तो देखो 1 1 2 2 3 3 को कितने तरीके से, एक तरीके से रख दिया। एंड अब हम गए जो बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर, बचे हुए कौन से, देखो 1 2 बचा है। अब 1 2 की अपनी चॉइस है, या तो आएगा इसके अंदर या तो नहीं आएगा। इसकी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। एंड फिर 1 3 की अपनी 2 चॉइस है। एंड कितनी है, 2 1 की 2 चॉइस है। एंड 2 3 की कितनी, 2 चॉइस है। 3 1 की कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। 3 2 की कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। तो इस तरीके से क्या हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 3 3 6। तो कहने का मतलब जो x, x टाइप के अलावा जो बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर हैं, है ना, जो बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर हैं, बस वही पावर लगानी है। तो 2 की पावर 6 को आप ऐसा ऐसे लिख लो और अच्छा रहेगा। क्या करो, टोटल रिलेशन लिखो, क्या होगा टोटल रिलेशन, क्या होगा n स्क्वायर, है ना, 3 9। तो इस ऐसे लिख दो, 9 माइनस क्या होगा 3, है ना, ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा। तो 2 की पावर 6 आया, याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है। तो देखो अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने लिखेंगे, 2 की पावर n। 9 का मतलब क्या हुआ, एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, तो n स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, कॉमन मतलब सॉरी n एलिमेंट कितने थे, n थे, तो n माइनस करना। यहाँ पे देखो 3 थे तो 3 माइनस किया, तो यहाँ पे n माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये याद रखोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कहता है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। अगर रिलेशन आर के अंदर एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन के अंदर घुस जाएंगे और उसके अंदर क्या देखेंगे, जो भी एक्स वाई टाइप का दिख रहा बस हम देखेंगे जैसे एक्स वाई, उसका उल्टा वाला अवेलेबल है नहीं उसके अंदर। अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर इस बात को नहीं मानेगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है उससे नहीं मतलब, हमें बस क्या होना चाहिए कि जो आर के अंदर है जो ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए वो ए क्रॉस ए वाले ही होने चाहिए। मतलब आर के अंदर क्या आना चाहिए, ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर्ड पेयर उन्हीं में से कोई उठ के आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सब आए, कोई भी हो, जो होगा बस उसी को देखेंगे हम। सेट ए को नहीं देखेंगे कि कौन कौन था। जैसे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या होना था कि जो सेट ए में सबके करस्पॉन्डिंग जरूरी था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर है? आर के अंदर घुस जाओ, बस देखो एक्स वाई है तो वाई एक्स है कि नहीं। अगर वाई एक्स है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब जैसे एक रिलेशन लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिखा आर, यहाँ पे एक रिलेशन लिखा, देखो जैसे मैंने लिख लिया 1 1, है ना, और ये लिख लिया 2 1 और 1 2। ठीक, ये मैंने लिखा। अब देखो ये रिलेशन क्या है,
इसके अब रिलेशन आर के अंदर, अब रिलेशन आर के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस ए से ही आएंगे, ऐसा नहीं कि फालतू कहीं बाहर से उठा के रख लिया 5,7, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रिलेशन ए में डिफाइंड है, ठीक है ना, सेट ए में डिफाइंड है, तो उसी के ए क्रॉस ए का ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो वो तो अंडरस्टूड रहेगा ही। अब उसके अंदर घुस गए, अब देखा हमने देखा 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, बढ़िया है। 2 1 है, 2 1 का उल्टा क्या है 1 2 है, देखो बगल बैठा हुआ है 1 2 है। अब 1 2 को देखा 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है 2 1 बगल बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स है। तो यही चीज क्या है, जैसे मतलब ए की पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा वाई, एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन है वही क्या होना चाहिए, वाई का एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है। अब इस चीज को एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, आर क्या है, ए कॉमा बी, और ये हमने लिख दिया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ, और ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर आया कहाँ से, फैमिली से आया, ठीक है। एक मान लेते एक फैमिली में एक सेट है फैमिली मेंबर्स का, उसके 2 एलिमेंट हैं, वहां से आया, ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्लियर है। तो देखो अब ये रिलेशन देखना है, जैसे हम अगर इसको रिफ्लेक्सिव चेक करें तो ए इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब ए कॉमा ए इसको ऐसे लिखते भी हैं ए कॉमा ए, या फिर और ऐसे लिख देते हैं ए कॉमा ए। अब ये बताओ ये चीज होल्ड करेगी क्या, ए इज ब्रदर ऑफ ए, ऐसा होगा क्या, ए का भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा अब हम देखेंगे ए क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आपको देखना है कि बी इज, ये बात होल्ड करेगी कि नहीं। अच्छा ये बताओ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहां ए क्या है, ए क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ ए, मेल कंफर्म हो गया, ये मेल है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी क्या हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों हो सकता है भाई। देन क्या होगा, अब बी इज क्या हो जाएगा, देखो अगर बी मेल हुआ तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, सही बात है, लेकिन अगर बी फीमेल हुआ तो यहां पे इसका नाम क्या बन जाएगा, यहां पे ब्रदर या फिर सिस्टर दोनों आ सकता है, तो ये आर कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। अगर ये फीमेल हुआ तो ये लिखेंगे बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो देखो आर बदल गया, ए बी तो ठीक है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है हमेशा, कभी है कभी नहीं है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझे कि नहीं, नॉट सिमेट्रिक। हाँ लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखें, जैसे मान लेते इसी को फिर से एक नया डिफाइन करें, आर को मैं ऐसे लिख दूं, आर को लिख दूं ऐसे, ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिबलिंग्स ऑफ बी। अब सिबलिंग्स ऑफ बी, अब ये जो सिबलिंग वर्ड है ये जेंडर से परे है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर ए बी का सिबलिंग्स है तो बी ए का सिबलिंग्स होगा, ये श्योर है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रहेगी। क्लियर है, एकदम सही है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ आ गया, एकदम सिंपल है। अब अगला आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा, और ट्रांजिटिव से पहले एक इसमें सिमेट्रिक में एक और चीज समझ लो। इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो वाई एक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये नोट में लिख लो इसमें, है ना, इसी में नोट में लिख लेते हैं, अगर आर के अंदर एक्स वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो वाई एक्स ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है, जरूरत ही नहीं। रिलेशन बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होगा। अब जैसे हमारे पास क्या था, वायर्ड रिलेशन है, तो देखो वायर्ड रिलेशन की अगर हम बात करें तो वायर्ड रिलेशन कैसा होगा, जैसे वायर्ड रिलेशन था, तो वायर्ड रिलेशन कैसा होगा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, वायर्ड रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर इसमें देखें तो 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक है। क्लियर है, सिमेट्रिक है, तो वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई है ही नहीं, तो वाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा वायर्ड रिलेशन, ये याद रखोगे अलग से।
चलो, अब जैसे इसी में आर जो रिलेशन लिखा हुआ देखो, इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 1 2 हटा दूं, ठीक है ना, 1 2 हटा देता हूं, अगर इसको 1 2 को हटा दूं तो क्या 1 1 और 2 1 बचा, तो देखो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं रहेगा, ये हमने हटा दिया, तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो कोई भी ऑर्डर, अगर एटलीस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर इस बात को फेल किया है ना, तो फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा, एकदम सिंपल सी बात है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, देखो अगर एकदम हिंदी में समझो, है ना, सिंपल सा, अगर एक्स वाई है, एक्स वाई अगर रिलेशन आर के अंदर है ना, एक सेकंड, देखो ट्रांजिटिव क्या, अगर रिलेशन आर के अंदर एक्स वाई है एंड वाई जेड है, एक्स वाई है एंड वाई जेड है, एक्स वाई है एंड वाई जेड है, देन एक्स कॉमा जेड होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। एकदम लाइन याद रखो, देखो रिलेशन आर के अंदर चले गए, ठीक, रिलेशन आर के अंदर चले गए और उसके अंदर देखा, हमने देखा कि एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड ढूंढेंगे हम लोग। कहने का मतलब ऐसा आपको ढूंढना, देखो एक्स वाई और जहां से पहला ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो रहा, एक्स वाई से खत्म हो रहा, फिर अगला कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जहां जो इससे जहां से खत्म हो रहा वहां शुरू होने वाला, वाई जेड, तो फिर इसका पहला और इसका आखिरी वाला ऑर्डर्ड पेयर का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक्स जेड होना चाहिए। तो एक्स वाई है एंड वाई जेड है, तो एक्स जेड होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, क्लियर है। और इसमें आर के अंदर ही जाएंगे, हमें सेट ए से नहीं मतलब कि वहां पे ढूंढे कौन है, नहीं, बस ये कि जो रिलेशन होनी चाहिए वो ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर ही होने चाहिए उसमें अंदर, ठीक है, जरूरी नहीं सब हो, बस जो कुछ है उसके अंदर, जैसे एक्स वाई है वाई जेड है तो एक्स जेड ढूंढेंगे हम लोग, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा 1 1 1 2 2 1, इसको चेक करना है। तो देखो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, दिख रहा है ना, नॉट, क्योंकि 1 1 इसी वाले सेट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी एग्जांपल ले रहे हैं इसी सेट के लिए ले रहे हैं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में लिख लेते हैं, नॉट, चलो लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करो, देखो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, सही है, सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1 1 है और फिर 1 से शुरू होने वाला अगला क्या है, 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, तो इसका पहला इसका आखिरी 1 2 होना चाहिए। देखो 1 2 है कि नहीं, बिल्कुल है, क्लियर है, ऐसे चेक करेंगे। फिर दूसरा 1 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला क्या है, 2 1 है, देखो 2 1 है, तो इसका पहला इसका आखिरी 1 1 होना चाहिए। देखो 1 1 है, बिल्कुल है, क्लियर। अगला क्या है, 2 1 है, 2 1 है और फिर 1 से शुरू होने वाला देखो क्या 1 2 है, देखो यहाँ पे 2 1 है और 1 से शुरू होने वाले 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, तो ये क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। 2 2 है यहाँ पे कहीं, दिख रहा कहीं, 2 2 नहीं दिख रहा, आई बात समझ में। तो 2 1 है और 1 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं इसके अंदर। और एक और चीज़ देखो, 2 1 है और 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो है, खैर 2 1 है, बस ये वाला फेल कर गया, देखो है ना, 2 1 है और 1 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, ये नहीं है, तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव, है ना, समझ आया, नॉट ट्रांजिटिव। सबके लिए चेक करेंगे, जो जो एक्स वाई एंड वाई जेड दिख रहा होगा तो एक्स जेड ढूंढेंगे। और सबसे जरूरी बात, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। नोट में एक बात लिखो, अगर क्या होगा, अगर मान लेते एक्स वाई है ना, और वाई जेड नहीं है, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई टाइप का तो है लेकिन वाई जेड टाइप का है ही नहीं, तो एक्स जेड ढूंढने की जरूरत नहीं, रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। अगर एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है बट वाई कॉमा जेड नहीं है, क्या है, नहीं है, तो एक्स कॉमा जेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है,
रिलेशन बाय डिफॉल्ट टी होगा, टी मतलब ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। तो रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल से याद रखो, अगर एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है, क्लियर है, तो एक्स जेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल जैसे एक लिखते हैं, देखो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं इस तरीके का, जैसे मैंने लिखा रिलेशन आर लिखा हमने 1,2 लिख दिया, क्लियर है। अब 1,2 जो रिलेशन है देखो क्या है, 1,2 है। अब 1,2 जो रिलेशन है कैसा, देखो इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। अब इसको देखें, रेफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, रेफ्लेक्सिव होने के लिए क्या 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो कि है नहीं। उसके बाद फिर ट्रांजिटिव देखें और सिमेट्रिक देखेंगे तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे, देखो 1 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला कहीं दिख ही नहीं रहा। 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, 1 समथिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई सिंगल्टन रिलेशन है ना, तो सिंगल्टन रिलेशन में क्या होगा, कुछ भी होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उसमें एक ही है, एक्स वाई है, लेकिन क्या है, वाई जेड नहीं है, समझे कि नहीं। तो एक्स जेड ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तो सिंगल्टन रिलेशन याद रखो, सिंगल्टन रिलेशन, सिंगल्टन रिलेशन क्या होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव होते हैं हमेशा। तो सिंगल्टन रिलेशन है तो उसके अंदर देखने की जरूरत नहीं, सिंगल्टन रिलेशन ऑलवेज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो सिंगल्टन रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है, क्लियर है। सिंगल्टन रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और लास्ट वन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या होता है भाई, इसी कोई नई रिलेशन थोड़ी ना है। अगर कोई रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों चीजें हैं, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, क्लियर है। तो देखो, तो यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से जो वाइड रिलेशन है वो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं, वाइड के अंदर कुछ है ही नहीं ना, तो एक्स वाई भी नहीं है, तो वाई जेड बड़ी दूर की बात है ना, एक्स वाई ही नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। तो वाइड रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो बस रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब 1 मिनट ऊपर चलते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं, आइडेंटिटी और इसका यूनिवर्सल रिलेशन को देख लेते हैं, वो कैसा होगा। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी रिलेशन को देखो जरा, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, यहाँ सेटे में था 1 1 2 2 3 3। अब इसको देखो, रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, वो है, उसके अलावा कुछ है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा क्या है, 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा क्या है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो ट्रांजिटिव में क्या था, अगर 1 1 है तो 1 1 वाला देखो, अगला कोई ऑर्डर पेयर 1 से शुरू वही है, 1 1 ही है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 से शुरू होने वाला कोई और नहीं है, वही है, 2 2 है, 2 2 है, फिर 2 2 है तो 2 2 है, बिल्कुल है, 3 3 है, और फिर 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, और वही है 3 3, तो उसी को ले लो, 3 3 है, 3 3 है, तो पहला और आखिरी 3 3 है, अवेलेबल है, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या होता है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, और ये क्या होता है, इसको आप सीख चुके हो तो इसको चेक कर लो, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। ये आर एस टी का मतलब यहाँ आर का मतलब रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये भी क्या होगा, एन इक्विवेलेंस। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है। प्रॉपर्टी सीख चुके हो तो चेक कर सकते हो इसको, है ना, इस वाले को चेक कर लो आप अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। बाकी डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन है ना, तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 2 and 5 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, then the number of subsets of set A cross B each having at least 4 एलिमेंट।
तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 हैं। सेट बी में कितने हैं, 5 हैं। तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 × 5 दैट इज 10। क्लियर है, तो 10 एलिमेंट आएंगे। अब आपको बताना कि ए क्रॉस बी के वो सबसेट बताने हैं जिसमें एटलीस्ट 4 एलिमेंट हो। तो एटलीस्ट 4 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 4 एलिमेंट हो जाएं, 5 हो जाएं, 6, 7, 8, 9 या 10 हो जाएं। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो लंबा पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, क्या करो, टोटल में से क्या करो, टोटल माइनस क्या करो, नो एलिमेंट है ना, नो एलिमेंट और 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। तो ये वाला क्या करो, माइनस कर दो। तो टोटल क्या होगा भाई, टोटल कितने बनेंगे सबसेट, 2 की पावर कितना है, ये 10 है तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, माइनस नो एलिमेंट वाला कितना बनेगा, एक बनेगा 10C0 है ना, प्लस 1 एलिमेंट वाला क्या हो जाएगा, 10C1 हो जाएगा, 2 एलिमेंट क्या हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा, और 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा, 10C3 हो जाएगा। तो अगर ये वाले माइनस कर दोगे टोटल में, तो जो बचे हुए होंगे उसमें क्या होंगे, एटलीस्ट 4 एलिमेंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ेगा है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 10 क्या होता है, कितना होता है, 1024 है ना, ये 1 GB है ना, 10, ये याद रखो, 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, 1024, और 1 GB में कितना MB होता है, 1024 है ना, ऐसे याद रखो। इसको देखो, 10C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 10C1 की वैल्यू 10 हो जाएगी है ना, और इसे कैलकुलेट कर लो जरा। 10C2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, और प्लस 10C3 को कैलकुलेट फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लो जरा, इसको देख लेते कितना आता है। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल। इसको उड़ा दो सीधे, और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 से कट गया, तो ये 9 × 5 = 45, 45 आ गया है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 45, तो ये आ गया हमारा 45। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, ये वाले को, इसको देखेंगे तो 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करो। 3 फैक्टोरियल करो, 3 × 2 × 1, लिखने की जरूरत नहीं 1, और इंटू 7 फैक्टोरियल, ये उड़ गया सीधे। अब ये देखो, इससे 3 से ये उड़ गया, 3 × 9 और 2 से कट गया, 2 × 8, 4 × 12, 120 आ गया, ये 120 आया। तो इसकी वैल्यू आ गई 120। अब इसको जोड़ दो, देखो 120, 45, 10 और ये कितना हो जाएगा, चेक करो जरा, 10 और 11 हो गया, 45 हो गया, और ये क्या 120 हो गया। तो ये 5 1 6 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, और 176। तो 10 ये हो जाएगा 176, और इसका जो डिफरेंस आएगा आपका क्या आ जाएगा, 14 से 6 निकल गया, 8 बचा, और यहाँ से 11, 11 से 7 4 4 बचा, और यहाँ से बचा आपका 9, 9 से 1 निकल गया, 8 बचा, 848 आ गया ऑप्शन। देखो कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्या, देखो सेट ए दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, सेट बी दे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सेट बी दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो ये चीज़ याद रखो आप, अगर ए और बी 2 सेट हैं है ना, और दोनों में अगर एक्स या पी एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के उसमें ए क्रॉस बी वाला सेट और बी क्रॉस ए में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर हो जाएंगे। इतना याद रखो कि दोनों सेट में अगर पी एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो उसमें पी स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले ए को बी को सही करें है ना, इसको उसमें लिखें रोस्टर फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर -5 mod x + 6 = 0। इसको एक्स स्क्वायर को लिखो mod x स्क्वायर -5 mod x और +6 को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर mod x स्क्वायर सेम चीज़ है। अब ये mod x में क्वाड्रेटिक बन गई, तो देखो mod x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 mod x और -2 mod x है ना, और +6 = 0। तो यहाँ पे mod x कॉमन ले लिया, तो mod x -3 आ गया, एक ब्रैकेट, दूसरा -2 कॉमन ले लेते तो mod x -3 = 0। तो यहाँ से mod x की एक फैक्टर आई ये, और दूसरा फैक्टर क्या है, mod x -3 = 0। तो यहाँ से mod x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और एक mod x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और -2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 और -3। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई,
-3 -2 और ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ये 4 वैल्यूज़ आ गई है ना। तो यहाँ पे सेट ए में कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद फिर क्या है, सेट बी में देखो जरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं बी वाले को। तो बी को देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको लिखो एक्स, इसको मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, इसका फैक्टर करते हैं तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसके हो जाएंगे आपका 3 दूनी 6, 3 मॉड एक्स और प्लस 2 मॉड एक्स, सही है, ठीक है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो तो यहाँ पे मॉड एक्स कॉमन ले लेते हैं, मॉड एक्स -3 हो गया, और यहाँ पे आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 मॉड एक्स -3 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर आया मॉड एक्स +2 और यहाँ से दूसरा फैक्टर आया मॉड एक्स -3 इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स +2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स कुछ नहीं मिलेगा, एक्स मिलेगा ही नहीं, और मॉड एक्स -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-3, मतलब एक्स की वैल्यू आई एक -3 और एक आई 3। क्लियर है। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में एलिमेंट हो गए आपके -3 और -2 और 2 और 3। क्लियर है। और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, -3 और 3 है। अब देखो ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करोगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे कितने, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट कॉमन है, आपको दिख रहा -3 कॉमन है, यहाँ -3 और क्या है 3 और 3। तो इन दोनों में अगर 2 एलिमेंट कॉमन होंगे तो एक इसमें कितने कॉमन होंगे, 2 स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, समझे कि नहीं, इसमें कितने कॉमन होंगे, 2 स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, तो 4 एलिमेंट कॉमन आएंगे। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखना आप कि ए और बी में अगर पी एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, पी स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, 4 कॉमन आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एकदम मजेदार है, देखो द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट विद 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, 2 की पावर क्या होता था, n स्क्वायर माइनस n, है ना, 2 की पावर n, n क्या, n स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर और -6, सिंपल सा फॉर्मूला। 2 की पावर 36 -6 क्या आ गया भाई, 2 की पावर 30। कोई दिख रहा, सेकंड ऑप्शन दिख रहा, तो फॉर्मूला याद हो, सवाल खत्म। अगला बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का देखो, लेट एल बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन में है, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर क्या है, L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2। तो आपको ये देखना है रिलेशन कैसी है। तो देखो पहले तो चेक करते हैं L1, तो ये बताओ L1 इज पैरेलल टू L1, ये जैसे एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L1 है, यही L1 है, तो ये L1 इसी के पैरेलल इसी के ऊपर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं इसका। तो ये बात सही है एकदम। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव मिल गया आपको, रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, है ना। फिर दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक। अच्छा ये बताओ अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो ये बताओ दिस इम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, देखो ये L1 लाइन है, हमने L1 बना दिया, एक दूसरी लाइन पैरेलल खींचा इसके L2। अब अगर L1 L2 पैरेलल है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना L2 पैरेलल टू L1 सेम चीज़ है, ये बात होल्ड करेगी। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है, तो L1, L2 है तो L2, L1 भी होगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया। दिस इम्प्लाइज सिमेट्रिक आ गया आपका रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करना, देखो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना, 2D प्लेन है, तो मैंने एक लाइन लिया, देखो ये मान लेते हैं L1 है, दूसरी लाइन हमने एक L2 ले ली इसी के पैरेलल। अब देखो L1, L2 है ना, या ऐसे बोलो L1 इज पैरेलल टू L2 है, L1 पैरेलल टू L2 है, एंड क्या लेना है, अब L2 के पैरेलल एक लाइन लेते हैं, L3 मान लेते हैं, तो L3 को L2 के पैरेलल ले लेते हैं, देखो ये L3 हो गया, एंड L2 इज पैरेलल टू L3, ये बात भी सही है। अब ध्यान से देखो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो ये बताओ L1 L3 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, एकदम सही बात है, करेक्ट। तो क्या हो गया, L1 L2 है और L2 L3 है, तो L1 L3 भी होल्ड करेगा, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। और ये एक्स वाई प्लेन में है तो ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है। एक्स वाई प्लेन में ध्यान रखा, 2 डायमेंशनल, 3D में चेंज हो सकते हैं चीज़ें, तो हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो सामने बैठा हुआ कौन है, पहले लिखा रिफ्लेक्सिव ओनली, गलत बात है, ओनली थोड़ी ना है, सिमेट्रिक ओनली, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, समय और भी है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, चौथे पे टिक करके आगे बढ़ो, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल मजेदार है, देखो क्या है। लेट पी बी द रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाई ए पी बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी टाइप का, इफ ए माइनस बी का मॉड लेस देन 1 देन पी क्या है। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर पी क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो देखो ये बताओ, ये हमेशा ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर या एक्स कॉमा एक्स टाइप की बात हमेशा सेटिस्फाई होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। देखो ए कॉमा ए टाइप का क्या करेगा, ए माइनस ए का मॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये लेस देन 1 हमेशा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमेशा, कोई भी रियल नंबर ले लो तो एक्स कॉमा एक्स टाइप का बात ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो रेफ्लेक्सिव तो गारंटी है, रेफ्लेक्सिव हो गया है ना। उसके बाद सिमेट्रिक क्या, देखो सिमेट्रिक में क्या है, अगर आपने कोई ऐसा लिया ऑर्डर्ड पेयर जो क्या है ए कॉमा बी इसको सेटिस्फाई करता, कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया 1,1.2, 1,1.2 ले लिया। तो देखो इसका 1,1.2 क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, 1 माइनस 1.2, इसका डिफरेंस क्या होगा, ये आएगा 0.2 माइनस 0.2, और इसका मॉड क्या हो जाएगा, सिंपली 0.2 हो जाएगा। और पॉइंट लेस देन 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका उल्टा क्या करेगा, देखो 1.2, 1 ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, देखो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1.2 माइनस 1, इसका मॉड क्या आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 का मॉड क्या आएगा, 0.2 आएगा, लेस देन 1, एकदम सही। अगर एक्स वाई कोई भी आप ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, क्योंकि मॉड लगा है ना, इससे फायदा हो रहा। तो कोई भी दो नंबर ऐसे लो जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, जो डिफरेंस हो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, तो उसका उल्टा करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, सेम चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा होगा। तो ये एक्स कॉमा ये सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक वाली रिलेशन होल्ड करेगी, सिमेट्रिक बिल्कुल होल्ड करेगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई भी आप नंबर लेके देख लो, हो जाएगा। बस आपको एक्स वाई ऐसा लेना जिनका डिफरेंस क्या हो, पहले उसके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, फिर उसका उल्टा करोगे, फिर डिफरेंस लोगे, तब भी उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक वाली बात होल्ड करेगी। क्लियर। अब तो ऑप्शन में देखो, अब ट्रांजिटिव चेक करना है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है। ट्रांजिटिव में क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो तो इसे चेक करने के लिए हमने एक दो पॉइंट लिया, देखो 1,1.2 ले लिया, और एक दूसरा ले लिया 1.2, 2.1। देखो 1,1.2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 माइनस 1.2 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखो माइनस 0.2 का मॉड क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा। ओके, और लेस देन 1 एकदम सही बात है। अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं है, देखो इसको, देखो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1.2 माइनस 2.1, इसका जो डिफरेंस आएगा मॉड का, देखो क्या आ रहा, इसको कर लें 2.1 माइनस 1.2 कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 11 में 2 गया 9 बचा, 0.9 और 1 में 0, तो 0.9 माइनस 0.9 माइनस 0.9 आया, और इसका मॉड क्या आ गया 0.9, और लेस देन 1 है, एकदम सही। तो ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई कर रहा, तो इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, देखते हैं। तो 1,2.1 लेके देखो जरा, करेगा। तो ये 1 माइनस 2.1 कहाँ कर रहा है, देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1.1 आ जाएगा। तो ये क्या है 1.1, और ये क्या है लेस देन 1 नहीं है, नॉट लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं है। क्लियर है। तो ये नहीं कर रहा, तो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ये सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे ओनली नहीं लिखा ना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक लिखा, ट्रांजिटिव की बात नहीं करी, बढ़िया है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज आर 1,4, 3,7, 4,5, 4,6, 7,6, देन आर इनवर्स ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू, ऑप्शन यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग आर इनवर्स लिखते हैं ना, आर इनवर्स लिखेंगे। तो आर इनवर्स लिखने का क्या तरीका है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसको क्या करो, एक्स वाई तो वाई एक्स लिख दो। जैसे 1 4 है तो क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा। तो आर इनवर्स में क्या, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। ठीक है। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डोमेन होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे 3 7 है तो 7 3 हो जाएगा, है ना, 7 3 आ गया। ओके। 4 5 है तो 5 4 आ गया। क्लियर, 5 4 आ गया। उसके बाद फिर 4 6 है तो 6 4 आ गया। और उसके बाद फिर क्या लास्ट में 7 6 है तो 6 7 आ गया, 6 7 आ गया, ये हो गया। और इस तरीके से हमने आर इनवर्स बना लिया। हमें चाहिए आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब आर इनवर्स, और इसके इनपुट में क्या, आर इनवर्स, है ना, ये है इसके इनपुट में। तो देखो ध्यान से क्या होगा, आर इनवर्स का जो इनपुट आएगा, ये कंपोजिट फंक्शन मतलब कंपोजिट रिलेशन हो रहा। तो आर इनवर्स का इनपुट हम एक बार लिख लेते हैं पहले। तो आर इनवर्स के इनपुट क्या है, देखो 4 है
और क्या है 7 है, और क्या है 5 है, और क्या है 6 है, और क्या है, ठीक है 6 है, क्लियर है 6। और यहाँ पे एक बार चाहे तो और लिख लो 6, क्लियर। तो यहाँ पे 4 है, 7 है, 5 है, 6 है और एक और 6 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंदर वाला आर इनवर्स है इसमें इनपुट डालेंगे। जैसे इस पे आर इनवर्स में इनपुट हमने डाला 4, तो 4 पे आउटपुट क्या मिला 1। अब ये जो 1 यहाँ से निकल के आएगा, 1 कहाँ जाएगा, बाहर वाले आर इनवर्स के इनपुट में जाएगा। तो अंदर वाले आर इनवर्स का जो आउटपुट होगा बाहर वाले आर इनवर्स के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो जैसे आर इनवर्स का इनपुट हमने 4 डाला, 4 पे 1 आया, और 1 का आउटपुट यहाँ कहीं मिल रहा, देखो 1 पे कहीं आर इनवर्स में 1 पे आउटपुट कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो 1 कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं मिल रहा, ठीक। अब अगर हमने इसमें 7 डाला, आर इनवर्स का इनपुट हमने 7 लिया, तो 7 पे क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 पे आर इनवर्स में 3 पे कोई आउटपुट दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका भी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो 5, आर इनवर्स में हमने 5 डाला और 5 पे आउटपुट क्या मिल रहा, 4 मिल रहा। अब इस आर इनवर्स वाले में देखो ये जो 4 आया ये बाहर वाले आर इनवर्स के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो अब 4 पे देखो कोई आउटपुट मिल रहा, 4 पे क्या मिला 1 मिल रहा, तो 5 डाला तो 4 आया, और 4 फिर अंदर इसके गया आर इनवर्स के, तो 4 पे 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ इस पे 6 पे, 6 डालेंगे तो 6 पे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 पे क्या आ रहा 1 आ रहा, 6 पे क्या आया 4 आया, और 4 पे क्या आ रहा 1 आ रहा है ना, 1 आ गया, क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है, फिर से 6 पे क्या आया 7 आया, ये वाला 6 डाला तो 7 आया, और 7 पे आउटपुट क्या आ रहा 7 पे 3 आ रहा, तो 6 डाला तो 7 आया, 7 इसके बाहर वाले आर इनवर्स के इनपुट में गया और 7 पे 3 आ गया, तो 6, ओके। तो फाइनली हमारा जो आर इनवर्स ये आ गया। इसके अंदर क्या क्या दिखेगा आपको, 5 1 दिखेगा है ना, और क्या दिखेगा 6 1 दिखेगा, और क्या दिखेगा 6 3 दिखेगा। तो ये है आर इनवर्स, है ना, बहुत सिंपल है, ये आ गया। अब इस रिलेशन का टाइप बताना है। देखो सबसे पहला क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या 1 1 2 2 3 3 जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, दिख ही नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव की बात ही खत्म। सिमेट्रिक चेक करो, देखो क्या हो गया, 5 1 है तो 1 5 होना चाहिए, है ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, एक ही बचा ट्रांजिटिव। तो देखो 5 1 है और 1 समथिंग कहीं दिख रहा है ही नहीं, 5 1 है एंड 1 समथिंग है, तो 5 समथिंग ढूंढेंगे। तो 5 1 है लेकिन 1 समथिंग नहीं है, मतलब एक्स वाई है लेकिन वाई जेड नहीं है, तो एक्स जेड ढूंढने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या होगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 1 है लेकिन 1 समथिंग नहीं है, तो 6 समथिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। 6 3 है, क्लियर है, 6 3 है और 3 समथिंग नहीं है, तो 6 समथिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव तो रहेगा ही। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिटिव ओनली, क्लियर है, एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, जेई मेन कब आया है, अप्रैल 2013 में। लेट आर क्या है 3 3 5 5 9 9 12 12 5 12 3 9 3 12 3 5 बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए क्या दे रखा 3 5 9 12, देन रिलेशन आर इज, तो आर के बारे में बताना है। देखो सेट ये दिख रहा है आपको, हमें पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव ढूंढने का क्या तरीका है, सेट ए में जो एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग एक्स कॉमा एक्स टाइप का ढूंढो। तो देखो 3 3 दिख रहा है आपको, 5 5 दिख रहा है, अच्छी बात है, 9 9 दिख रहा है, अच्छी बात है, 12 12 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो मेंटेन है, रिफ्लेक्सिव हो गया, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद फिर क्या देखना है अगला, सिमेट्रिक देखना। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, एक्स कॉमा एक्स टाइप तो ऑलरेडी उसका उल्टा अवेलेबल है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो 5 12 तो 12 5 होना चाहिए, कहीं दिख रहा है 5 12 है, और 12 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं दिख रहा, तो क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, समझ आई बात, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहले ऑप्शन में लिखा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो ये तो गलत हो गया, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ट्रांजिटिव ये तो गलत ही हो गया, सिमेट्रिक कहाँ है। इक्विवेलेंस क्या है, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस का सवाल ही नहीं उठता। तो लास्ट में क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव मैच कर रहा, नॉट सिमेट्रिक मैच कर रहा, ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन होगा ही। अच्छा 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, एक तो सही होना ही है। तो हमें अब ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है।
समय बच सकता है। लेकिन अगर आप सीख चुके हो तो आप चेक कर लो। तो चेक करने का तरीका क्या है, आप देख लोगे इसमें, है ना। जैसे मैंने बताया, जैसे 3 3 है, फिर 3 से शुरू होने वाला देखो 9 है, 3 9 है, तो 3 3 है, 3 9 है, तो 3 9 होना चाहिए है। ऐसे ही आप चेक कर लो। जैसे देखो 3 3 है, 3 12 है, तो 3 12 होना चाहिए है। 3 9 है और 9 9 है, तो 3 9 होना चाहिए है। तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन आप चेक कर लोगे। लेकिन हमने ऑप्शन रिजेक्शन से देखो ये सही कर दिया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये देखना है। तो देखो इसको ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। देखो जैसे लिखेंगे ये, तो 1 प्लस ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ए हमारा नंबर कैसा भी होगा ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 1 प्लस पॉजिटिव, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो रेफ्लेक्सिव तो ठीक है, रेफ्लेक्सिव करेगा। क्लियर है। और एक रिलेशन फिर हम क्या करते हैं, 1 प्लस ए बी, ए और बी टाइप का अगर सेटिस्फाई करता है, तो ए बी अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बताओ बी कॉमा ए करेगा कि नहीं करेगा। यार करेगा, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट सेम चीज़ है। तो 1 प्लस, अगर 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है, 1 प्लस अगर ए बी पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस बी इंटू ए बी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए बी बी ए का पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी आप ऐसे नंबर लो जिनका प्रोडक्ट 1 में ऐड करने पे पॉजिटिव नंबर आए, फिर आप इसका उल्टा कर दिया, बी कॉमा ए कर दिया, तब भी प्रोडक्ट लिया तो ऐड 1 में ऐड किया तब भी आएगा, सही है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा, बिल्कुल होगा। अब ट्रांजिटिव वाली हमें चेक करना पड़ेगा। देखो तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लेते हैं कुछ ऑर्डर पेयर। जैसे मैंने ले लिया 2 कॉमा माइनस 1/4, है ना, एक ये ऑर्डर पेयर ले लिया। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1/2, है ना। और ये क्या आ जाएगा 1/2, क्या है, ग्रेटर देन 0, एकदम सही है। एक दूसरा ऑर्डर पेयर लेते हैं, -1/4 कॉमा -2 ले लेते हैं, है ना। इसको देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 1 प्लस -1/4 और इंटू -2, इसको चेक करो। 1 प्लस कितना हो जाएगा, -1 प्लस हो गया 2/4 मतलब 1/2, क्या आ गया 3/2। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई, ये कर गया, ये भी कर गया, है ना। तो 2 कॉमा -1/4 इसको सेटिस्फाई कर रहा, -1/4 कॉमा -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा। तो ये पहला और ये आखिरी इसको करना चाहिए। तो 2 कॉमा -2 करेगा कि नहीं करेगा, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा -2, ये क्या हो जाएगा 1 -4, क्या आ गया -3, और ये क्या है लेस देन 0 हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, नॉट ए ट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा फेल कर गया तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ऑप्शन में कहीं दिख रहा, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसमें क्या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव गलत है, एन सिमेट्रिक बट, ये बढ़िया वाला कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट रिलेशन आर क्या है, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस एक्सप्रेशन होल्ड x² - 4xy + 3y² = 0 वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन रिलेशन आर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तभी देख पाएंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो देखो पहले ये इसको सेटिस्फाई करने वाला x y ढूंढना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको देखो ये x² लिखा हुआ है और माइनस इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या 2 इंटू क्या कर दो x कर दो और इंटू 2y कर दो, और बगल में क्या बैठा हुआ 3y को आप लिखो 4y², और यहाँ पे लिख दो -y²। आई बात समझ में। अब देखो 4y² -y3 मेंटेन है, और ऐसा करने से ये बन गया क्या, ये वाला पार्ट आपका बन गया क्या, x² - 2 इंटू x इंटू 2y, और ये 4y² का मतलब 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका x - 2y का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया, और -y² = 0। अब यहाँ से देखो ये दो फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, x - 2y -y एक फैक्टर हो गया, और एक हो जाएगा x - 2y + y हो गया = 0। तो यहाँ से आ गया x - 3y = 0, और क्या हो जाएगा x यहाँ पे -2y + y, x - y = 0 आ गया। तो यहाँ से x = y वाला आ जाएगा, और एक आ जाएगा x = 3y, है ना। तो एक तो ये मिलेगी, और नेचुरल नंबर है x y क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारे रिलेशन R के अंदर अगर हम एलिमेंट लिखना चाहें तो R के अंदर कैसे एलिमेंट मिलेंगे, देखो यहाँ पे x = y का मतलब क्या हुआ, x, x टाइप के तो रहना ही है। x = y का मतलब क्या हुआ, अगर x को 1 डाला
तो 1,1 होगा, है ना, 2,2 होगा, है ना, 3,3 होगा, नेचुरल नंबर है तो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर होंगे, 4,4 होगा, इस टाइप के तो होंगे ही। उसके बाद कुछ ऑर्डर पेयर इस वैरायटी को फॉलो करेंगे, जैसे कौन कौन से होंगे, देखो x इक्वल टू 3y टाइप का। अब इसमें नेचुरल नंबर लेना है xy को, तो देखो अगर हम क्या करें, y की वैल्यू 1 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो y की वैल्यू 1 डाला तो x की वैल्यू 3,1 दिखेगा, 3,1 दिखेगा, है ना। और क्या दिखेगा, अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6,3 आ जाएगा, है ना। ऐसे अगर y की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 लेते हैं तो 9, y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9,3। तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात होता है कि x, टाइप के सब रहेंगे, तो रेफ्लेक्सिव तो ओके है, रेफ्लेक्सिव तो रहेगा ही, है ना, रेफ्लेक्सिव रहेगा, रेफ्लेक्सिव में ओके है। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करना है, रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो देखो 3,1 है तो 1,3 नहीं कर रहा, मिलेगा ही नहीं 1,3, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर देखो ट्रांजिटिव चेक करना है, तो यहाँ से देखो रेफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक, तो जैसे लिखा हुआ ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिटिव भी चेक करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से रिजेक्ट हो रहा है। देखो सिमेट्रिक, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में सिमेट्रिक लिखा तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब पहले में क्या लिखा है, रेफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो पहला और आखिरी, देखो रेफ्लेक्सिव पहले और आखिरी में रेफ्लेक्सिव लिखा, अब ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पहला और फोर्थ, है ना, पहले और फोर्थ में कोई एक सही होगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर क्या करें, देखो 1,1 है तो 1,1 है तो 1,1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक करो जरा, ये वाले 3,1 है, फिर 1 से शुरू होने वाला क्या होगा, 1,1 होगा, तो 3,1, 3,1,1,1, तो 3,1 होना चाहिए, बिल्कुल है, देखो है। ऐसे 6,3 है और 3,3 होगा तो 6,3 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 9,3 है, 3,3 है तो 9,3 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये वाले हमेशा मिलेंगे, समझ आ गई बात, आप चेक कर सकते हो। तो ट्रांजिटिव रहेगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव होने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो पहले में नॉट ट्रांजिटिव लिखा, गलत बात, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, लेट एन, ये भी आया हुआ है क्या, जेई मेन किसमें, अप्रैल 2018 में आया हुआ ऑनलाइन एग्जाम में। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइन टू बाइनरी रिलेशंस ऑन एन एज R1, ये दो रिलेशन दिए गए यहाँ पे, है ना। और ये कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, R1 लिखा हुआ है x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो पहले R1 को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहले R1 के लिए, तो R1 फॉर R1, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो एक्स वाई नेचुरल नंबर लेना है, तो एक काम ये करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 10 - 2x लिख लेते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू आप डालोगे y निकलेगा, तो वो आपको लिखना है x, y। तो जैसे मैंने x की वैल्यू क्या डाल दिया, 0 ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर लेना तो 1 से शुरू करते हैं। x की वैल्यू 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 लिया तो y क्या आएगा, देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1 लिया तो 10 - 2, तो 10 - 2 का मतलब 8 आ गया, तो 1,8 मिल गया। x की वैल्यू हमने 2 ले लिया तो 2 दूनी 4 हो गया, 10 - 4 कितना आएगा, 6 बचेगा, तो 2,6 आ गया। x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, 3 दूनी 6, 10 - 6 क्या आ गया, 4 आया, तो क्या आ जाएगा 3,4 आ गया। चलो अगला क्या है, अगर x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 आया, 10 - 8 क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 4,2 आ गया। अगर x की वैल्यू हम 5 ले लें तो 5 दूनी 10, तो अगर 5 लेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10 - 10 0, तो 5,0, लेकिन 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो बस हो गया। इसके आगे लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो यही 4 एलिमेंट मिलेंगे, है ना, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो ये हमारा R1 रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया, तो ये आ गया 1,8, 2,6, 3,4, 4,2, ये R1 हो गया। सिमिलरली हम लोग R2 को देख लेते हैं, है ना, R2 को देख लेते हैं, फॉर R2। तो यहाँ पे हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या, ऐसे लिख लो, y को भेजो, क्योंकि 10 - 2y है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, R2 को डिफाइन करेंगे, तो R2 को डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू डालेंगे। देखो इसमें y डालो तो x निकलेगा, y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने y की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। देखो y 1 लिया तो 2 × 1 2 आ जाएगा, 10 - 2 8 आ गया, 8,1 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना। और y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 लेते हैं तो 10 - 6 4 आ गया, 4,3 हो गया। और y की वैल्यू अगर क्या ले लेते हैं 4,
तो 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, तो 10 माइनस 8 2 आएगा, तो 2,4 आ गया है ना। और जैसे हम लोग क्या करें, y की वैल्यू क्या ले लें, 5 ले लें, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में 0 हो जाएगा, x फिर नेचुरल नंबर नहीं है, बस यहीं रुक जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा R2। अब यहाँ पे हमने R1 और R2 क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब आपको ऑप्शन चेक करना। देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहले आसान देखते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन बोथ R1 R2 और सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होना चाहिए, दोनों चेक करना है। तो क्या 8 1 है तो 1 8 होना चाहिए, 1 8 दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर एक नहीं तो पूरा गलत हो गया, तो गलत हो गया, सिमेट्रिक तो नहीं है। उसके बाद फिर पहला ऑप्शन देखो क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए R1 और दोनों कहा ट्रांजिटिव, तो R1 को चेक करते हैं पहले। जैसे यहाँ पे क्या है 1 8 है, 8 समथिंग यहाँ नहीं दिख रहा, तो 1 समथिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, छोड़ो। 2 6 है, 6 समथिंग कोई दिक्कत नहीं। 3 4 है और 4 2 है, तो 3 2 होना चाहिए। देखो 3 4 है और 4 2 है, तो 3 2 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, नहीं है इसमें। 3 4 है 4 2 है, तो 3 2 नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें कहा गया R1 R2 ट्रांजिटिव है, तो R1 ही ट्रांजिटिव नहीं, R2 देखने की जरूरत नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको बचा R2 का रेंज बताना। देखो रेंज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। R2 का रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, तो रेंज ऑफ R2 क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वही रेंज होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये रेंज है। और ये एकदम सही लिखा हुआ है। अगर पहला तीसरा ऑप्शन पहले ही देख लेते तो ये पहला दूसरा करने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ठीक है आपने देख लिया। तो ये इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। देखो क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी इज 120, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बताना है। तो सेट ए में मान लेते हैं क्या है, m एलिमेंट, और सेट बी में मान लेते हैं कितने हैं, n एलिमेंट, है ना, n एलिमेंट। तो ये बताओ इसका नंबर डिफरेंस कितना होगा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, ये कितना हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। डिफरेंस कितना है, 120 है। तो इस 120 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, क्या 120 को आप इसको फैक्टराइज करो जरा, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और 4 3 12, है ना, 2 दूनी 4 4 3 12 हो गया, और 12 5 इंटू 2 कर लो सीधे ऐसे। अब इसको सही करो जरा, 2 2 2 को एक साथ करो तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब आ गया, और यहाँ पे 5 इंटू 3 को लिखो 15। अब यहाँ पे एक अच्छा सा जुगाड़ बना, देखो क्या बना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 क्यूब लिखो और इसको लिखो 15 को लिखो 2 की पावर 4 माइनस 1 लिखो, ये बढ़िया सा, और इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 हो गया। अब ये बन गया देखो बढ़िया सा। तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n क्या आ गया, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 3, कंपेयर कर लो सीधे। तो m की वैल्यू n की वैल्यू क्या आ गई, देखो तो m की वैल्यू आ गई आपकी 7 और n की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे m में कितने हैं, 7 एलिमेंट, n में कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होता है, mn एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, na इंटू एन बी। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 7 इंटू 3, तो 7 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाई एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जो क्या हो, उनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो, है ना, तो वो रिलेटिवली प्राइम। जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो प्राइम होने चाहिए, वो उन दोनों का दो पेयर में नंबर होंगे, उनका कॉमन फैक्टर 1 हो बस, उसके अलावा कुछ ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। तो अब हमें देखो यहाँ ए से बी में रिलेशन लिखना है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उनमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो, को प्राइम नंबर हो, रिलेटिवली प्राइम हो। तो देखो हम ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको 16 ऑर्डर्ड पेयर लिखने पड़ेंगे, 4 इंटू 4 16। तो हम सिर्फ वही लिखें ना जो इस बात को फॉलो करें। तो शुरू करते हैं, मन में ही कर लेंगे और लिखेंगे, आर रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे 2 का देखते हैं, तो 2 3 देखो क्या है, को प्राइम नंबर है, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, 2 3 हो गया। 2 6 नहीं होगा, 2 और 6 का कॉमन फैक्टर 1 तो है, 2 भी हो जाएगा, है ना, तो 2 6 नहीं लिखेंगे। 2 7 लिख सकते हैं, 2 7 आएगा इसके अंदर, ओके। उसके बाद 2 10 नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाओ 3 से करो, 3 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 6 नहीं लिख सकते हैं, 3 7 लिख सकते हैं, 3 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 3
10 लिख सकते हैं, 3 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर अब 4 से शुरू करते हैं, 4 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 3 लिख सकते हैं। 4 6 नहीं लिख सकते, 4 7 लिख सकते हैं, 4 7 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 4 10 नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 5 पे, 5 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 3 लिख सकते हैं। और 5 6 भी लिख सकते हैं, 5 6 भी लिख सकते हैं। और 5 7 भी लिख सकते हैं, 5 7। 5 10 नहीं लिख सकते हैं। तो बस हो गया। तो ये आएंगे आपके, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर कौन से होंगे, ये वाले होंगे। देखो अब आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन जो यहाँ पे एक्स ऑर्डर पेयर इसके आर के अंदर घुस जाओ और इसमें जो एक्स एलिमेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वही डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा। तो पहले तो हम ऐसे लिख लेते कौन कौन से। देखो 2 है, 2 2 2 एक बार लिखा। अब चाहे अगर रिपीट करता है एक ही बार लिखेंगे, 2 है 2 है 2 लिख दिया एक बार। फिर 3 3 3 एक बार लिख लो। 4 4 4 लिख लिया एक बार, है ना। और उसके बाद 5 5 5 एक बार लिख लिया 5। तो डोमेन ऑफ आर में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। इसमें नंबर पूछा है कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके। अब अगर ये आप लेक्चर देख लेते हो, है ना, और ये इतने क्वेश्चन लगा लेते हो, तो पक्का ये समझ लो फ्री का चैप्टर अब 1 घंटे में आप अच्छे से कर सकते हो बढ़िया सा। और एक क्वेश्चन आएगा फ्री का, क्योंकि भाई वेटेज तो सबका बराबर है। ये इतना छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आया फ्री का हो गया। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, उनको जरूर करो, क्योंकि छोटे छोटे मिला के करीब 4 5 चैप्टर हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आसान है, उससे स्कोर बढ़ता है, जरूरी है। और इसको अगर डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को, तो ऑस्कर सीरीज वाला वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इस रिलेशन को 2 घंटे का वीडियो है, तो उसको आप अच्छे से डिटेल में देख लो। और जिसको बेसिक आइडिया है, जस्ट रिवीजन के पर्पज से करना है, तो आप चुपचाप ये देख लो। और इसमें क्या है, लास्ट में करीब 30 मिनट तक, हाँ 30 मिनट तक तो क्या है, इसमें हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस करी, उसके बाद से हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।